एनसीईआरटी के क्लास 6 के भूगोल के चौथे चैप्टर में मानचित्र के बारे में बताया गया है। बताएंगे हम लोग इसमें मानचित्र के बारे में जानकारी करेंगे। तो मानचित्र क्या है? तो जब पृथ्वी के सतह या फिर किसी पृथ्वी के एक भाग का पैमाने के माध्यम से जब चपटी सतह पर उसका आरेख खींचा जाता है या फिर चित्र खींचा जाता है तो उसको हम लोग मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्षेत्रों को दर्शाया जाता है, उसमें तथ्य नहीं होते हैं। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिसमें तथ्य होते हैं और तथ्यों का भंडार होता है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों को तथ्यों के साथ, छोटे क्षेत्रों वाले मानचित्र को तथ्यों वाले मानचित्र के साथ एक साथ ला करके अध्ययन किया जाता है, फिर एक साथ रखा जाता है, तो उसको हम लोग एटलस कहते हैं। इस पाठ में बताया गया है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं जो इस चैप्टर में बताया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र, और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों कौन कौन सी है? तो जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागरों आदि का जब आरेख द्वारा, चित्र द्वारा दर्शाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, आरेख बनाया जाता है, तो इसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। ये विश्व के लिए अस्थाई होता है, सभी के लिए एक ही होता है, क्योंकि पहाड़ सभी के लिए एक ही जगह है। ये नहीं कि भारत के लिए माउंट एवरेस्ट चाइना में हो गया और चाइना के लिए माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान में हो गया, वो एक ही जगह पर रहेगा। तो ये भौतिक मानचित्र पूरे विश्व के लिए एक ही होता है और ये अस्थाई मानचित्र होता है। और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, वैसा मानचित्र जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों तथा विश्व और राज्यों की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उनका आरेख खींचा जाता है, चित्र बनाया जाता है। वैसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये राजनीतिक मानचित्र हर देश अपना अपना अलग अलग बनाता है मानचित्र। वैसे विश्व का एक मानचित्र है, लेकिन जब प्रत्येक विश्व के प्रत्येक देश अपना अपना मानचित्र प्रदर्शित करते हैं, तो कभी कभी अपने पड़ोसी देशों के कुछ स्थानों को अपने अंदर मिला करके अपने मानचित्र में दिखा देते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक मानचित्र जो देशों के द्वारा लॉन्च किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो विवादित ही होते हैं, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मतलब थीम यानी आधारित, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्रों, उद्योग मानचित्रों की विशेष जानकारी जिससे मिलती है, या फिर मानचित्र के द्वारा सड़कों के बारे में, वर्षा के बारे में, वनों के बारे में जब जानकारी दी जाती है या फिर उनके जानकारी के लिए बनाई जाती है, वैसे मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के घटक 3 होते हैं, यानी 3 घटकों को मिलाकर के एक व्यवस्थित मानचित्र बनाया जाता है। कौन कौन से घटक हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों घटकों को मिलाकर के एक व्यवस्थित और सही सटीक हम लोग मानचित्र बनाते हैं। और तो जैसे कि दूरी, जैसा कि हम जानते हैं मानचित्र एक आरेखण होता है या फिर चित्र होता है, तो इसको हम पृथ्वी के बड़े सतह या फिर बड़े भूभाग को हम पैमाने की सहायता से छोटे कागजों पर उतारते हैं या फिर बनाते हैं, जिसको हम लोग दूरी पैमाना भी कहते हैं। अब दूरी पैमाना 2 प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने। तो छोटे पैमाने का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब मानचित्र या नक्शा बड़े बड़े महादेशों या फिर देशों का नक्शा जब बनाया जाता है, तो इसमें छोटे पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 2 महादेशों के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर में होती है। तो 2 देशों के बीच की दूरी या फिर स्थल सीमा की दूरी हजारों किलोमीटर में होती है, तो इसलिए हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 500 किलोमीटर, यानी सतह का 500 किलोमीटर, पृथ्वी के स्थल का 500 किलोमीटर और नक्शे पर 5 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया जाता है। और जैसे कि बड़ा पैमाना का तब इस्तेमाल किया जाता है जब छोटे गांवों या फिर शहरों या फिर नगरों या फिर का नक्शा जब तैयार किया जाता है, तो बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 2 गांवों के बीच बहुत कुछ किलोमीटर
किलोमीटर में दूरी होती है, दो शहरों के बीच कुछ 100 किलोमीटर में दूरी होती है, तो इसको हम बड़े पैमाने जैसे कि 10 किलोमीटर को हम लोग 2 सेंटीमीटर के द्वारा मानचित्र पर दर्शाते हैं। और दूसरा घटक है दिशा। मानचित्र में दिशा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दिशा को हर मान जब भी हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो सभी मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर एक तीर का निशान होता है जो उत्तर दिशा को सूचित करता है। इस रेखा को हम लोग उत्तर रेखा कहते हैं, जिससे हमें उत्तर दिशा का पता चल जाता है। जब उत्तर दिशा का पता चल जाएगा तो दक्षिण पूर्व पश्चिम अपने आप पता चल जाएगा। तो दिशा के द्वारा भी मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा घटक है प्रतीक यानी कि संकेत। तो जैसे कि पृथ्वी पर भवन, पृथ्वी पर देशों में रेल, एयरपोर्ट, विद्यालय, हॉस्पिटल, शहर, नगर बहुत सी चीजें हैं जिनको हम लोग वास्तविक रूप में एक छोटे नक्शे या फिर मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते। तो उनको दर्शाने के लिए हम कुछ निश्चित संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अक्षरों के द्वारा सूचित करना, छायाओं के द्वारा सूचित करना, रंगों या फिर चित्र या फिर रेखाओं के द्वारा हम लोग उसको सूची मानचित्र में दिखाते हैं। ये कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि एक देश में शहर को भी अगर मान लीजिए किसी देश के अंदरूनी शहर को दर्शाना है तो उसमें स्कूल, सड़क, भवन, अस्पताल सबको जब बनाते हैं तो इनके लिए एक निश्चित आकृति बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, जिससे हमारा नक्शा बनता है। और कुछ प्रतीक अस्थाई होते हैं, निश्चित होते हैं। वो सभी देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मानक प्रतीक होते हैं। इनको हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं, यानी ये कभी बदलते नहीं है। ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई संकेत होते हैं। जैसे कि नीला रंग जलाशय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी देश अपना नक्शा बनाए अपने देश का या फिर विश्व का, तो उसके नक्शे में सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील सबको वो नीले रंग से दर्शाया जाता है। जैसे पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाया जाता है, पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है, जंगलों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। ये सभी रूढ़ प्रतीक है।